टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर इन्वेंट्री को नेक्स्ट स्टेप लेके जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर? हम तो भूल गए सर, हमने क्या पढ़ा था। अरे बच्चों, ऐसे भूलोगे तो नहीं होगा। हमने पढ़ा था इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? जो चीज़ का अपना बिजनेस है। जैसे अपना बिजनेस कपड़े का है, मान लो अपना बिजनेस जीन्स का है, तो अपने लिए इन्वेंट्री क्या हुआ? जीन्स। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। एक है रॉ मटेरियल, एक है वर्क इन प्रोग्रेस, एक है फिनिश गुड्स। तीनों का मतलब मैं वापस बताता हूँ। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग का जीन्स का बिजनेस है, तो उसमें क्या चाहिएगा अपने को? क्लोथ चाहिएगा, धागा चाहिएगा। वो सब अपना क्या हो गया? रॉ मटेरियल। मतलब जीन्स बनाने के लिए, जीन्स हम बनाते भी हैं और बेचते भी, तो जीन्स बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए, लाइक धागा, कपड़ा, तो वो सब अपना रॉ मटेरियल हो गया। अब जीन्स बन रहा है, जीन्स बन रहा है तो आधा काम हो गया। जैसे उसमें बटन लगना, चेन लगना, ये सब बचा हुआ है, बाकी सारा काम हो गया। तो हम क्या पहन सकते हैं वो जीन्स को? क्या मार्केट में बेच सकते हैं बिना बटन बिना चेन? कोई खरीदेगा नहीं। इलास्टिक, मान लो इलास्टिक वाला जीन्स है, इलास्टिक ही नहीं लगा हुआ, तो कोई खरीदेगा नहीं सर, कोई नहीं खरीदेगा। उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स। अभी वो फिनिश गुड्स नहीं हुआ, मतलब अभी जीन्स पूरा तरीके से नहीं बना, अभी जीन्स आधा बना, मतलब अब वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा, खाली कपड़ा भी नहीं रहा, आधा जीन्स बन चुका है, तो उसको बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर मान लो अब पूरा जीन्स बन गया, अब कंप्लीट जीन्स बन गया, अब हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, अब हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो अपना हो गया फिनिश गुड्स। क्या हो गया अपना? फिनिश गुड्स। अब इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हैं सर? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो सर ये कॉस्ट क्या होता है? अरे ये कॉस्ट क्या होता है सर, बताओ तो सर। कॉस्ट क्या होता है? परचेज प्राइस, मतलब हमने जितना में खरीदा प्लस अपना क्या जुड़ेगा? प्लस अपना जुड़ेगा कस्टम ड्यूटी, जो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब क्या सर? हमने गवर्नमेंट को पे किया, गवर्नमेंट ने हमें उसका कोई रिटर्न नहीं दिया, गवर्नमेंट ने हमें कोई रिफंड नहीं दिया। मान लो हमने गवर्नमेंट को 1000 रुपये दिए, ठीक है, और गवर्नमेंट ने हमें 500 रुपया रिटर्न कर दिया, तो हमारा कस्टम ड्यूटी कितना होगा? सिर्फ 500 रुपया। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया, तो हमारा कस्टम ड्यूटी कितना होगा? पूरा 1000 का 1000। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। तो हमारा कस्टम ड्यूटी कितना होगा? 1000 का 1000 होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारा कस्टम ड्यूटी कितना होगा? 1000 का 1000। फिर से समझो, मान लो हमारा नॉन रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी, हमने गवर्नमेंट को 1000 रुपये दिया कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट ने हमें 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया, तो हमारा कस्टम ड्यूटी इन्वेंट्री में जुड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें 1000 रुपया पूरा रिटर्न कर दिया, तो वो कस्टम ड्यूटी हमारे इन्वेंट्री में नहीं जुड़ेगा, उसको बोलते हैं रिफंडेबल। अब मान लो गवर्नमेंट ने 50% रिटर्न किया, 50% रिटर्न नहीं किया, तो कितना? 1000 रुपये हमने दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें 500 रुपये रिटर्न कर दिया, तो हमारा खर्चा कितना हुआ? 500 रुपया। क्यों? क्योंकि सर हमने 1000 दिया, 500 तो हमें वापस मिल गया ना सर, तो हमारा खर्चा बस 500 रुपया, तो बस 500 रुपये इन्वेंट्री में जुड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझो, 1000 रुपया हमने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने हमें 400 रुपये रिटर्न कर दिया, तो हमें कितना देना पड़ा एक्चुअली? 600 रुपये। क्यों सर? हमने 1000 दिया था, 400 रिटर्न हो गया, तो 600 बस कस्टम ड्यूटी हमारा जुड़ेगा। समझ में आया ये चीज? दूसरा हमारा क्या चीज जुड़ेगा इन्वेंट्री में? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कॉस्ट। कॉस्ट में हमने परचेज प्राइस जोड़ा, कस्टम ड्यूटी जोड़ा। अब लेबर, लेबर को हमने कुछ पैसा दिया, मान लो हम ये गुड्स जो भी जीन्स खरीदे उसको गोडाउन में ले जा रहे हैं, तो गोडाउन में ले जाने के लिए हमें एक आदमी हायर करना पड़ा, तो हमने उसको पैसा दिया, तो लेबर चार्जेस वो जुड़ेगा। फिर फ्रेट इनवर्ड, हम कहीं से खरीद के लाए, मान लो हम राम से खरीद के अपना गोडाउन में ला रहे हैं, मान लो हम दिल्ली से खरीद के हैदराबाद ला रहे हैं, तो उसका जो चार्जेस लगेगा ट्रेन में आने का, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, या फ्लाइट में आने का, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो भी हमारा इन्वेंट्री में जुड़े। फिर और क्या जुड़ेगा सर? अब मान लो हम गोडाउन में रखते हैं, शोरूम में गोडाउन में रखते हैं, उसका रेंट है, रेंट हो गया। फिर मान लो वहाँ पे कोई एम्प्लॉय हायर करके रखे हैं, तो वो सब अपना फिक्स चार्जेस है, वो भी अपना इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। अगर इन्वेंट्री नहीं होता, अगर मान लो इन्वेंट्री नहीं होता, तो हम गोडाउन बनाते क्या? गोडाउन नहीं बनाते, तो हम कुछ रखते नहीं, तो मतलब वो खर्चा भी नहीं लगता हमारा। उसके बाद दूसरा क्या था? ये हो गया अपने को फिक्स्ड एक्सपेंस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, अब मान लो वेरिएबल एक्सपेंस, मान लो हमने जीन्स रखा है, तो जीन्स क्या होता है? 6 महीना में खराब हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि 6 महीने तक हमारा बूट्स ही नहीं बिकेगा, तो हम एक केमिकल रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, एक केमिकल रखेंगे ताकि वो खराब ना हो, या फिर और भी कुछ चीज़ रखते हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड ही है।
ठीक है, लेकिन वो अगर इन्वेंट्री नहीं होता, मान लो 100 जींस के लिए 100 केमिकल चाहिए, 50 जींस के लिए 50 केमिकल चाहिए, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। वो भी इन्वेंट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जींस ही नहीं होता तो क्या वो एक्सपेंस होता? नहीं। और मान लो 4 जींस होता तो 4 जींस के लिए एक्सपेंस होता, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। रेंट, सर रेंट भी तो अपना फिर वेरिएबल होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। रेंट क्या होगा? मान लो एक जींस हम गोडाउन में रख रहे हैं, चाहे 100 जींस रख रहे हैं, रेंट तो आपका जितना था उतना ही होगा। मान लो हमारा शोरूम का रेंट है 10,000, अब हम एक जींस रखें चाहे 10 जींस रखें, 100 रुपये ही लग रहा है, तो वो अपना फिक्स्ड एक्सपेंस है। समझे? यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर एनआरबी क्या होता है सर? एनआरबी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब इन्वेंट्री किस में मेजर होता है सर? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ये किसने बताया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब समझो, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर में मेजर होता है, रॉ मटेरियल नहीं होता। मैंने बोला था आपको रॉ मटेरियल नहीं होता, और मैंने क्या बोला था? रॉ मटेरियल किस में मेजर होता है? ये जानना हो तो कल आइएगा। सर आपने ऐसा बोल दिया, हम पूरे रात सस्पेंस में गुजारे। सर आज तो बताना ही होगा आपको, आज मैं बताने जाऊँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेजर होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेजर होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर नहीं होता। अब समझो बात, फिनिश गुड्स एंड WIP measured at cost और NRV whichever is low। ठीक है, रॉ मटेरियल्स are measured at cost। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका कुछ एक्सेप्शंस है। क्या सर एक्सेप्शन बताओ? देखो, जब भी फिनिश गुड्स आर सोल्ड below cost, raw materials are measured at replacement price। सर ये क्या बता रहे हो सर? देखो मैंने आपको क्या बोला? रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है। ये समझा आपको? रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है, ये तो समझा? यहाँ पे कोई डाउट नहीं सर। लेकिन जब भी फिनिश गुड्स आपका सोल्ड होता है, जब भी फिनिश गुड्स सोल्ड होता है बिलो कॉस्ट सोल्ड होता है, तो उस रॉ मटेरियल मेजर होता है रिप्लेसमेंट प्राइस में। उस रॉ मटेरियल को हम मेजर करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस में। सर इसका बोलने का क्या मतलब है? मान लो हमारा फर्नीचर का दुकान, ठीक है, फर्नीचर का दुकान। अब टेबल बनाने के लिए मुझे कॉस्ट लगा 10,000, ठीक है। उसके बाद मान लो हम और क्या बनाए? फर्नीचर में तो बहुत कुछ होता है। मान लो हम बेड बनाए, उसको बनाने का लगा 20,000। मान लो हम और बनाए डाइनिंग टेबल, उसको बनाने का लगा 15,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल प्राइस, ये कॉस्ट है और ये सेल, ठीक है। इसको हमने बेचा 15,000 में, इसको हमने बेचा 10,000 में।
इसको हमने बेचा 25,000 में, इसको 12 कर दो, 10 की जगह 12 कर दो, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल, मान लो रॉ मटेरियल इसमें लगा है 10,000 का, इसमें 15,000 का, ठीक है, और इसमें 20,000 का। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट है। और रिप्लेसमेंट प्राइस क्या है इसका? रिप्लेसमेंट प्राइस का मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। 15,000, 20,000 और 25,000, ठीक है। अब इधर देखो, टेबल हमने 10,000 में खरीदा, 10,000 में कॉस्ट था, ये बिका 15,000 में, ठीक है। तो बिका बेसी में ये कंडीशन मिस्ड हुआ, फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, नहीं सर, सेल से बेसी में बिका है। सर सेल तो ज़्यादा में, हमने खर्चा किया 10,000, हमने बेचा 15,000, तो सर हमें ज़्यादा में बेचा है, तो हमारा लॉस नहीं है सर इसमें। तो रॉ मटेरियल मेजर होगा आपका इसमें, रॉ मटेरियल आपका मेजर होगा 10,000, रॉ मटेरियल आपका कितना में मेजर होगा? 10,000, ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या किया, हमने बेड खरीदा 20,000 का, हमने खर्चा किया 20,000, हमने खर्चा किया 20,000, हमने बेचा इसको 12,000 में, हमने बेचा इसको 12,000। यहाँ पे क्या हुआ, सेल किया हमने लॉस में, हमने 12,000 में सेल किया, खर्चा 20,000 किया। देखो समझो, वापिस से BRS जैसा करते हैं, हमने खर्चा किया इतना, हमने बेचा इतना में, तो हमारा लॉस है, हमने नुकसान में बेचा। तो क्या हुआ, फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, finished goods are sold below cost, तो raw materials are measured at replacement price। इसमें क्या हुआ, finished goods are sold below cost, तो raw material are measured at replacement price। तो हम किस में मेजर करेंगे, रुको इधर में एक मिस्टेक हो गया ना, इसका दाम अपने को 9,000 करना होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, फिनिश गुड्स कितना 20,000 खर्चा हुआ अपना, लेकिन अपने बेचे कितना में, 12,000 में, अपने सेल के लेस में। तो रॉ मटेरियल्स आर मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट प्राइस, इसमें मेजर होगा, इस बार इसमें मेजर होगा। समझा आप? क्या होगा सर, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है सर, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है, लेकिन फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल हम यूज किए सर, वो फिनिश गुड्स अगर बिलो कॉस्ट में सेल हो रहा है सर, रॉ मटेरियल्स हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है, लेकिन फिनिश गुड्स जो हम सेल कर रहे हैं वो बिलो कॉस्ट में कर रहे हैं। मतलब सर हम सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा खर्चा है 20,000, हम सेल कर रहे हैं 12,000 में, हम बिलो कॉस्ट में सेल कर रहे हैं सर। फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, मतलब हम सर खर्चा बेसी किए सर, हम खर्चा बेसी किए, सेल कम में किए, तो रॉ मटेरियल्स तब मेजर होगा रिप्लेसमेंट प्राइस में। वापिस रॉ मटेरियल सर हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है सर, ये गुरु मंत्र है, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है। एक एक्सेप्शन है सर, फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ, फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ, वो फिनिश गुड्स अगर बिलो कॉस्ट में सेल हो रहा है, बिलो कॉस्ट में सेल हो रहा है, तो सर रॉ मटेरियल्स मेजर होगा रिप्लेसमेंट प्राइस में। बस उसी केस में सर रॉ मटेरियल मेजर होगा रिप्लेसमेंट प्राइस में। तो तीसरा एग्जांपल देखिए, सर फर्नीचर हमारा 15,000 का था, हमने बेचा 25,000 में सर, हमने बेसी प्राइस में सेल किया सर, हम खर्चा किए 15,000, हमने सेल किया 25,000 में सर, हम फायदा में थे। तो रॉ मटेरियल्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल सर हमेशा कॉस्ट में मेजर होता है सर। अगर फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ वो अगर बिलो कॉस्ट में सेल होता है तो रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट प्राइस में मेजर होगा, रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट प्राइस में मेजर होगा। अब रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होता है, ये रॉ मटेरियल की जगह हम दूसरा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसका प्राइस कितना है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। एग्जाम में रिप्लेसमेंट प्राइस के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, बस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट प्राइस दिया रहेगा। जब भी फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट में सेल हो रहा है तब आप रिप्लेसमेंट प्राइस यूज करो। रिप्लेसमेंट प्राइस का मीनिंग आपको जानने का जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होता है, वो रॉ मटेरियल की जगह हम दूसरा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसका प्राइस कितना है वो रिप्लेसमेंट प्राइस। समझा? बस आ जाओ। देखो रॉ मटेरियल्स का क्या बोला, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जनरली, ठीक है। अब सर आप बता रहे क्वेश्चन कुछ भी नहीं करा रहे सर, पता आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं करा रहे सर, तो आ जाओ क्वेश्चन करते हो हम। बस आपने बोल दिया कि क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो मैं बस क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ आपको।
ये अपने बाद में सीखेंगे, सब कुछ है, बहुत कुछ अभी सीखना बचा अपने को। पहले क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो, ये क्वेश्चन अपने कर सकते हैं, जो अपने सीखा उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो सकता है। पढ़ो, सूर्यका लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स PQR which are neither similar nor interchangeable। अभी तक कुछ भी क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ बोला कि हम 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड NRV of the items of closing stock are given below। अब हमें बताना है determine the value of closing stock। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ सर? इन्वेंट्री एज ऑन डेट, इन्वेंट्री एज ऑन डेट। अब देखो, हम 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका कॉस्ट लिखो और यहाँ पे NRV लिखो। सर ये फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है कि क्या है, बताओ सर। देखो क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक बोला है, सूर्यका लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स व्हिच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, और हमें बताना है क्लोजिंग स्टॉक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स तीनों चीज नहीं बताया, जब क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स तीनों चीज नहीं बताया, तो हम हमेशा मानेंगे कि वो फिनिश गुड्स है, तो हम हमेशा मानेंगे फिनिश गुड्स, एजम्पशन है, ठीक है। और फिनिश गुड्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower, ठीक है। अब प्रोडक्ट PQR, ठीक है। प्रोडक्ट P का कॉस्ट कितना है? 38 लाख, ठीक है। NRV कितना है? अभी बस क्वेश्चन का डेटा लिख रहा हूं, 42 लाख। देखो पढ़ो, Q का हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 29 लाख, NRV भी 29 लाख, इधर भी 29, इधर भी 29। अभी तक मैंने कुछ किया, सिर्फ क्वेश्चन का डेटा पढ़ा है। R का हिस्टोरिकल कॉस्ट 17 लाख, NRV 14 लाख, 17 लाख 14 लाख, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे वैल्यूएशन देना है। अब मेरे को बताओ P का वैल्यू क्या रहेगा? फिनिश गुड्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। ये दोनों में लोअर कौन सा है? ये दोनों में लोअर कौन सा है? 38। तो कितना में मेजर होगा? 38 में, ठीक है। अब Q में बताओ, 29 है कॉस्ट, NRV भी 29 है। जब दोनों 29 है तो वैल्यूएशन भी कितना होगा? 29, ठीक है। अब R में बताओ, कॉस्ट कितना है? 17 लाख, कॉस्ट कितना है? 17 लाख, NRV है 14 लाख, NRV है 14 लाख। तो व्हिचएवर इज लोअर, कौन सा लोअर है? 14, तो 14 में मेजर होगा, ठीक है। ये तीनों अपना वैल्यूएशन हो गया। क्वेश्चन यहीं तक था, क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। लेकिन मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ P&L में क्या इफेक्ट आएगा। देखो इन्वेंट्री, सबसे पहले जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं ना, मान लो आज हम इन्वेंट्री खरीदे तो हम बुक्स में कितना में रिकॉर्ड करेंगे? जितना में हमने खरीदा, जितना में हमने खरीदा उतना में बुक्स में आज रिकॉर्ड होगा। जिस दिन हम खरीदेंगे जितना में हमने खरीदा उतना में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इतना में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिस दिन हमने खरीदा उतना में रिकॉर्ड किया। आज हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन हम कब करते हैं सर? साल के अंत में। वैल्यूएशन हम कब करेंगे? साल के अंत में। तो साल के अंत में हमने वैल्यूएशन किया, हमने इसको 38 में रिकॉर्ड किया था और वैल्यूएशन भी 38 है, तो ये ठीक है। तो ये अपना ठीक है। हमने Q को 29 में रिकॉर्ड किया था, वैल्यूएशन भी 29, ठीक है। सर हमने R को 17 में रिकॉर्ड किया था, वैल्यूएशन अपना 14 आया। सर हमने R को 17 में रिकॉर्ड किया, वैल्यूएशन अपना 14 आया, वैल्यूएशन अपना सर 14 आया। तो हम क्या करेंगे? 3 लाख का डिफरेंस है। सर हमने इतना में रिकॉर्ड किया था, वैल्यूएशन हमारा 14 है, 3 लाख का डिफरेंस है। अब ये 3 लाख कहाँ जाएगा? P&L में। P&L क्या था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट आने वाला है, इसके बाद हम फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये 3 लाख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरे को बताओ, इन्वेंट्री का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री अपना एसेट था, अपना एसेट डिक्रीज हो रहा है। एंट्री क्या बनेगा? एसेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब अपने एसेट को क्रेडिट कर। कैसे सर? रुको बताता हूँ। 3 लाख से अपने क्रेडिट कर लो, तो ये जाएगा P&L में। P&L में जाएगा, ये समझा? P&L में जब भी डेबिट होता है तो क्या होता है? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट में अपने पढ़े थे, याद है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस है, अपने डेबिट कर रहे हैं 3 लाख, तो P&L में लॉस,
बस आपको ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में नहीं मांगा था, लेकिन आने वाला क्वेश्चन में मांगेगा। सर ये बताओ इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों हुआ? इन्वेंट्री क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री क्या है वो समझो। एसेट। सर अपना बिजनेस का जो स्टॉक होता है, जो अपने जिसका ट्रेडिंग कर रहे होता है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। सर इन्वेंट्री हमेशा एसेट होता है। क्यों सर? क्योंकि हम उसी को बेच कर पैसा कमाएंगे ना, हम इन्वेंट्री को बेच के पैसा कमाएंगे, इसलिए वो इन्वेंट्री अपना एसेट होता है। ठीक है, अब एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट यहाँ था, इन्वेंट्री यहाँ था 17 लाख, अब ये 14 लाख हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सर जब भी डिक्रीज होगा तब इन्वेंट्री एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट डेबिट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। अब इन्वेंट्री को गिराना है, गिराना तो अपने क्या करेंगे? क्रेडिट। इन्वेंट्री का डेबिट बैलेंस होता है सर, इन्वेंट्री को अपने डिक्रीज करना है, डिक्रीज मतलब गिराना है, तो अपने क्रेडिट करेंगे। समझा? बस यही खेला है। अब फीफो, अपने फीफो मेथड पढ़ते हैं। समझा? अभी तक अपने क्या पढ़े? इन्वेंट्री को मेजर करते हैं। सर इन्वेंट्री फिनिश गुड्स को मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। वर्क इन प्रोग्रेस को मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। सर रॉ मटेरियल को मेजर करते हैं एट कॉस्ट, लेकिन फिनिश गुड्स विच आर सोल्ड, फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, तो अपने मेजर करेंगे सर एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अपने मेजर करेंगे एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आओ कुछ क्वेश्चन है तो देखते हैं, तो फीफो मेथड पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन था मुझे याद है, तो फिजिकल स्टॉक वाला है। ये क्या है? हाँ ये क्वेश्चन आओ, याद है मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। अब अपने को क्रॉस प्राइस निकालना। पढ़ो क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, एसेट एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना। अब देखो ये क्या है? स्टॉक ऑन 1/4/2021। अपने को कब निकालना है? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को निकालना है। और अभी क्या दे रखा है? 1 तारीख 2021 को। 1 तारीख 2021 को अपने पास स्टॉक इतना था, तो इसको लिखो ओपनिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। पहला दिन जो अपना स्टॉक रहेगा उसको हमेशा ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक इतना था 7 लाख, ठीक है। अब हमने परचेस किया, हमने और परचेस किया, परचेस किया मतलब हमने और खर्चा किया, तो खर्चा को ऐड करेंगे। देखो मान, ठीक है, आज थर्सडे, मान लो फॉर एग्जांपल आज थर्सडे, ठीक है, थर्सडे आपके पास 3 चॉकलेट था, चॉकलेट बच्चा के तरह पढ़ाना पड़ता आपको। फ्राइडे क्या हुआ? आपके पापा ने और 4 चॉकलेट खरीद के दिया, तो अब आपके पास कितना चॉकलेट हो गया? 7 चॉकलेट। उसी तरह इन्वेंट्री पहला दिन अपना 7 लाख का था, हमने और इन्वेंट्री परचेस किया, हमने और इन्वेंट्री परचेस किया, तो हम इसमें ऐड ही करेंगे ना। अब समझा? 34,60,000, ठीक है। अब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हमने इन्वेंट्री का परचेस किया, परचेस करके हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे हमने ये रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है, हम रॉ मटेरियल परचेस करके हम उसमें कुछ कुछ यूज करेंगे। जैसे हमने जीन्स बनाने के लिए हम टेलर को यूज करेंगे, स्टिचेस करेंगे, तो वो सब खर्चा को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो सब खर्चा को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो वो भी ऐड होगा इन्वेंट्री में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना? 7 लाख रुपया। अब हमने क्या किया? सेल किया, हमने सेल किया, देखो पढ़ो, हमने सेल किया 52 लैक्स। अगर परचेज ऐड हुआ, परचेज ऐड हुआ तो सेल्स क्या होगा? लेस। परचेज ऐड हुआ तो सेल्स क्या होगा? लेस। 52 लैक्स 20,000, ठीक है। और जब भी हम लेस करेंगे ना तो हम माइनस का साइन देंगे, सॉरी माइनस का तो साइन देंगे हम, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है अकाउंट का। अब पढ़ो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000 वाज रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ओरिजिनली परचेज्ड एट 2 lakhs सोल्ड एट 160। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ?
अच्छा रुको रुको रुको, इसको मिटाना होगा अभी। क्वेश्चन में एक क्विज दे दिया था, इसको मिटाना होगा। वही मैं इसका इंतजार भी कर रहा था। पहले आप इस लाइन को पढ़ो। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, मतलब 2021 को जब हम स्टॉक मेजर कर रहे थे ना, ये जो स्टॉक 1 तारीख को आया वो कब से आया? 31 मार्च 2021 से। समझो, मार्च 31 को हमारे पास अगर 7 चॉकलेट था, ठीक है। अब हम ये रात को सोते वक्त 10 बजे हम सोए, 10 PM, तो 7 चॉकलेट था। हम सुबह 8 बजे उठे हैं, 8 AM, 1 अप्रैल को। ना हमारे पापा ने कोई चॉकलेट परचेज किया, ना हमारे बहन ने, ना हमने खुद से परचेज किया, तो हमारे पास कितना चॉकलेट बचेगा? 7 ही चॉकलेट बचेगा ना। उसी तरह जब हम 31 मार्च को रात को सोए थे तो हमारे पास स्टॉक 7 लाख का था। अब हम 1 तारीख को उठ रहे हैं, 1 अप्रैल को उठ रहे हैं, तो भी हमारे पास स्टॉक कितना रहेगा? 7 लाख। ये समझा? यहाँ तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 7 लाख का स्टॉक था तो 1 अप्रैल 2021 को भी शुरू में तो 7 लाख का स्टॉक रहेगा। ये समझा? इसमें कुछ फर्क है नहीं। अब क्या हुआ, जब ये 31 मार्च 2021 को हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो क्या हुआ था? हमने 60,000 को राइट ऑफ किया। 60,000 को राइट ऑफ किया। 60,000 परचेज प्राइस को हमने राइट ऑफ किया, ठीक है। 60,000 परचेज प्राइस को हमने राइट ऑफ किया। इसमें राइट ऑफ करके नहीं दे रखा। आएगा, उन्होंने डायरेक्ट जीपी निकाला। ठीक है, रुको यहाँ पे सुनो। अब हमने क्या हुआ, हमने जब 31 मार्च 2021 को वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमने 60,000 को राइट ऑफ किया। 60,000 को राइट ऑफ किया, उसको हमने परचेज किया था 2 लाख में, सेल हमने किया 160 में। सेल हमने किया 160 में। अब हमें सेल प्राइस पता है, सेल प्राइस पता है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। हमने 7 लाख का परचेज किया था ना, इसमें हमने 60,000 को राइट ऑफ किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60,000 हटाएंगे, माइनस करना होगा अपने को, ठीक है। तो लेस राइट ऑफ करो, लेकिन ठीक है, समझा ये चीज? ये हमारा लेकिन एबनॉर्मल आइटम है। क्यों सर? क्योंकि हमने इसको बेचा 160 में, हम खरीदे थे 2 लाख में, तो हमारा 60,000 को हमने राइट ऑफ किया। देखो समझो, सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं कर रहा बाबू, देखो सुनो, हमने क्या किया, हमने 2 लाख में खरीदा था, ठीक है। हमने इसको बेचा 160 में, तो हमें कितना का लॉस हुआ? 40,000। 40,000 का हमें लॉस हुआ, बट हमने क्या किया था? 60,000 पहले ही हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो ये हो गया 140। वापिस समझाओ। देखो हमने क्या किया, हमने 2 लाख का परचेज किया, खरीदते वक्त 2 लाख था, बट हमें पता चला कि ये भाई बिकेगा लॉस में, हमें पता चला कि बिकेगा लॉस में, तो हमने क्या किया? 60,000 को पहले ही राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। बुक से गिरा दिया इसका वैल्यू। इन्वेंट्री 2 लाख में यहाँ पे था, हमने क्या किया? 60,000 गिरा दिया, तो हम 140 में आ गए। अब हमने इसको बेचा 160 में, ठीक है, 160 में, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जीपी, लेकिन ये जीपी किस में? नॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है, जीपी ऑन एबनॉर्मल आइटम, ठीक है। ये समझा? इतना का जीपी है, एबनॉर्मल आइटम है। अब हमने देखो सेल किया, क्या आ गया क्वेश्चन? अब हमने सेल किया
52,20,000 ये हमारा सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। अभी हमने जितना भी ये सब लिखा इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस है। अब हम इसको रिड्यूस किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से रिड्यूस कर सकते हैं। क्या सर क्या बोल, देखो हमें डेयरी मिल्क खरीदा 7 और किटकैट खरीदा 7, आप ये दोनों को जोड़ के 14 बोल सकते हो, 14 डेयरी मिल्क के मेरे पास बोल सकते हो, नहीं ना, आप यही बोलोगे डेयरी मिल्क 7 है भाई, किटकैट 60। आप ये नहीं बोल सकते कि डेयरी मिल्क मेरे पास 14 है, किटकैट को भी मैं मिला दूंगा तो मेरे पास डेयरी मिल्क 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह ये सब हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये सब हमारा जितना भी था ये सब हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब हम कॉस्ट प्राइस को लेस किससे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस से कर सकते हैं, सेल प्राइस से कर सकते हैं क्या, नहीं। और ये 52,20,000 क्या हमारा सेल प्राइस है। अब इसको सर कॉस्ट प्राइस में कैसे लाएंगे, देखो 52,20,000 हमारा सेल प्राइस है, ये हमें को समझा। अब यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग सेल इज 25% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस सेल ऑन रिमेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग सेल इज 25% ऑफ कॉस्ट। इसमें ना बाबू, इसमें क्या हमारा 100% कॉस्ट जो लगा वो प्लस हमने 25% का फायदा किया, 25% का हमने फायदा किया, 25% हमने ऐड किया, तब ये 1/25 का हमारा सेल प्राइस बना। समझो इधर समझो, मान लो हमने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, हमने उसको बेचा 600 रुपये में, हमने उसको बेचा 600 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपया, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये। उसी तरह हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा, हमने उसको बेचा 125 में, तो हमारा 25 रुपये क्या हुआ प्रॉफिट, 25 रुपये क्या हुआ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हम क्या करेंगे 25% इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 25, इसको बोलते हैं 25% ऑन कॉस्ट, इसको बोलते हैं 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग सेल इज 25% ऑन कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 125, ये 125 हो गया। अब 52,20,000 को 52,20,000 को डिवाइड बाय 125 करोगे तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, डिवाइड बाय 125% करना, 52,20,000 डिवाइड बाय 125%, तो आपको कितना आ रहा है, तो अपने को करना है लेस 41,76,000, अपने को इतना सेल को लेस करना। सर अपने सेल प्राइस को क्यों लेस नहीं किया, सर हमने बाकी सबको कॉस्ट में मेजर किया, तो हम इसको भी किस में मेजर करेंगे, हम इसको भी कॉस्ट में मेजर करेंगे, इसलिए हमने सेल प्राइस को लेस नहीं किया, इसने हमने सेल प्राइस को लेस नहीं किया। ठीक है, ये चीज समझा आपको, ये चीज आपको समझा। और यहाँ पे देखो 20,000 का ठीक है, ये चीज समझा आपको 41,76 और इसको भूल जाओ, इसको अभी आप भूल जाओ। अब ये सबको जोड़ो तो कितना आता है आपका 14 lakhs प्लस 34,60,000 माइनस 41,76 अपना आता है 684। ठीक है, अपना आता है 684। ठीक है, वापिस मैं सम अप कर रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी इसमें कुछ बचा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बाबू, अभी इसमें कुछ बचा। पहले समझो, हम 1 तारीख को खरीदा, आज खड़े तो 1 तारीख का ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, फिर हमने कुछ परचेज किया वो ऐड होगा। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सर हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ खर्चा किया वो ऐड होगा, ये हमें समझा सर। अब सर यहाँ पे बताओ ये क्या हुआ। अब देखो सेल प्राइस हमने 52 lakhs, हमने कितना में बचा भाई 52,20,000 में हमने इसको बेचा।
ठीक है, हमने 52,20,000 में इसको बेचा, ये हमारा सेल प्राइस है। अब हम अभी तक ऐड कर रहे थे सर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो हम लेस कितना में करेंगे? कॉस्ट प्राइस में। हम लेस कितना में करेंगे? कॉस्ट प्राइस में। अब सर हमें ये बताओ कि लेस क्यों? अगर परचेज ऐड हो रहा है, परचेज हमने किया तो ऐड हो रहा है, सेल हमने करे तो हम उसको लेस ही करेंगे ना, सेल हम करें तो उसको हम लेस ही करेंगे, ठीक है, इसलिए ये लेस हुआ। यहाँ तक समझा? ये आता आपका 684, ये आता आपका 684। सर अब क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ था ना, 60,000 हमने राइट ऑफ किया और उसका परचेज हमने किया था 2 लाख में, हमने उसको सेल किया 160 में। ये समझो क्या हुआ, हमने परचेज किया 2 लाख में, ठीक है, हमने उसमें लेस क्या किया? हमने उसमें लेस किया क्या किया? लेस राइट ऑफ किया हमने 60,000, तो 140 हुआ और सेल किया हमने 60,000 में, 60,000 1,60,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 20,000। पर सर ये प्रॉफिट क्या है ना भाई, ये प्रॉफिट कब का है? लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जो इसमें इंक्लूड है, 7 लाख में इंक्लूड है, प्रॉफिट भी इंक्लूड है सर इसमें, 7 लाख में प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। तो अब हम उसको रिड्यूस करेंगे, लेस करेंगे, प्रॉफिट को हम लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट, मतलब एबनॉर्मल लॉस लिखना है आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखना है। क्या हुआ सर, हमने क्या किया सर, हमने लास्ट ईयर ना हमने एक बूट्स को बेचा जिसमें हमने 60,000 को राइट ऑफ किया सर, हमने उसमें 60,000 को राइट ऑफ किया और हमने इसको सेल किया, तो हमने सेल किया सर 160 में, हमने राइट ऑफ करके उसका प्राइस बना दिया 140, तो हमारा सर 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सर ये प्रॉफिट 7 लाख में इंक्लूडेड था, सर ये प्रॉफिट 7 लाख में इंक्लूडेड था, क्यों था सर? क्योंकि यहाँ पे देखो एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000 वाज रिटर्न ऑफ, 60,000 वाज रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर आइटम जिसको हम बेच भी चुके, इस बार हमने जिसको बेच भी चुका, ये 60,000 का आइटम हमने राइट ऑफ यहाँ पे किया था और हम इस बार बेच रहे हैं 2021 31 मार्च को हमने राइट ऑफ किया और हम बेच रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में हमने इसको बेचा, तो ये स्टॉक जो हमने 2 लाख का परचेज किया था ना, देखो हमने 2 लाख का परचेज किया था ना, वो इसमें इंक्लूडेड है, जो हमने 2 लाख का परचेज किया था ना वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें हमने 60,000 को राइट ऑफ कर दिया था, हमें पहले ही पता था कि हम इसको लॉस में बेचने वाले हैं, हमें लग रहा था सर, तो हमने क्या किया 60,000 को राइट ऑफ करके हमने इसका कॉस्ट 140 ही किया। अब क्या हुआ 140 ही की, ठीक है, 140 में हमने इसको मेजर किया, लेकिन हमने उसको बेच दिया 1,60,000 में, तो हमारा 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000। अब वापिस आओ, अब वापिस इसको हम हटाएंगे, क्यों? क्या हुआ देखो, ये हम पे ना इसको भी थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत वो हो गया, समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे। सर वापिस बताओ, देखो सेल हमने 52,20,000 पे किया, ठीक है, उसमें से सर हमने 1,60,000 का वो सेल किया है जो हमने लास्ट ईयर ही राइट ऑफ किया था, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम, जिसमें हम राइट ऑफ कर देते हैं ना उसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। तो हमने अच्छा वाला सेल कितना किया 52,20,000 माइनस 160, हमने 50,60,000 का अच्छा वाला सेल किया और एबनॉर्मल आइटम हमने कितना सेल किया 160, जिसका कॉस्ट कितना था 140। सर कॉस्ट तो 2 लाख था, हाँ, लेकिन हमने 60,000 को राइट ऑफ कर दिया था, हमने 60,000 को राइट ऑफ कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ इसमें 20,000 का, ठीक है। अब समझो ये हमारा सेल प्राइस है 160, इसमें 25% ऑलरेडी एडेड है, मतलब कॉस्ट कितना है 140, तो हम कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, कॉस्ट है 140, ठीक है। और क्या हुआ 50,60,000 में, 50,60,000 में ऑलरेडी कितना एडेड है 125%, 50,60,000 अपना सेल प्राइस है, 50,60,000 अपना सेल प्राइस है, इसमें ऑलरेडी कितना एडेड है 25% और एडेड है, कॉस्ट में 25% और एडेड है, तो ये कितना हो गया 125% है ऑफ कॉस्ट।
125% ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये समझा। ये चीज समझा क्या बाबू, ये सेल प्राइस है 50,60,000 सेल प्राइस है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालना है। देखो अगर 100 रुपीज का 125 होता है, अगर 100 रुपीज का 125 बनता है, ठीक है, तो 50,60,000 का कितना बनेगा सर? क्या सर, क्या बना दिया सर? ये कॉस्ट है, ये सेल प्राइस है। अगर 100 रुपीज का आइटम को हम 125 में सेल करते हैं, तो 50,60,000 अगर हमने सेल किया तो कॉस्ट कितना था सर? अब क्या करना है, 50,60,000 इंटू 100 करो, डिवाइड बाई 125 कर हम वही चीज रहे जो इस टाइम के 40,40,000 इतना को लेस करना है, इतना को यहाँ पे अपने को लेस करना है, ठीक है। ठीक है, इतना को अपने को लेस करना है। और सर और किसको लेस करना है? जो हमने एक और चीज बेचा ना, हमने एबनॉर्मल को भी बेचा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 140, उसको भी लेस करना है, लेस। अब आएगा अपना 672। समझा? वापिस एक बार समा। सर ओपनिंग स्टॉक 7 लाख का था, ये हमें पता है। परचेज हमने किया और सर 34,60,000 का, सर ये हमें पता है। उसके बाद हमने क्या किया सर? हमने कुछ खर्चा किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किया 7 लाख का, ये हमें पता है। अब सर सेल प्राइस समझाओ सर, इसी में हमें दिक्कत आ रहा है। देखो हमने सेल किया 52,20,000 का, ठीक है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ? 31 मार्च 2021 को हमने क्या किया था? एक स्टॉक जो 2 लाख का था, हमें लग रहा था कि हम इसको लॉस में बेचेंगे, ये खराब होने वाला, हमें लग रहा है हम इसको लॉस में बेचेंगे, तो हमने क्या किया? 60,000 रिड्यूस करके इसका प्राइस हमने 1,40,000 कर दिया, 1,40,000 कर दिया। अब इस साल हम इसको बेच दिए, कितना में? 160। तो ये 160 इसमें इंक्लूड है, तो इसको लेस करेंगे, तब आएगा 50,60,000, ठीक है। सर 50,60,000 अच्छा आइटम है, ठीक है, इसको हम बेचें। अब सर 100 रुपये का आइटम हम 125 में बेचते हैं, तो हमने 50,60,000 का सेल किया, तो सर इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब हम ये कैसे निकालेंगे? 50 लाख इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, 50,60,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कॉस्ट, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कॉस्ट। वो कितना आया था? वो आया था 40,48,000, ठीक है। ये अपना कॉस्ट प्राइस है। हम जब भी लेस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में लेस करेंगे, क्यों सर? क्योंकि हमने जितना ऊपर भी ऐड किया था वो सबका कॉस्ट प्राइस था। अब हमने एक और चीज सेल किया था ना, ये हमने सेल किया 160 में, ये इसका सेल प्राइस, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना था? 140, तो हम 140 और इसमें लेस करेंगे, तो इसीलिए अपना ये दोनों लेस हुआ, बस आ गया 672। इतना इजी है, समझा? अब समझा? हाँ सर अब क्लियर है। अभी भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब अपने फीफो मेथड पढ़ते हैं। सर ये फीफो क्या है? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले तुम आओगे तो पहले तुम जाओगे, पहले तुम आओगे तो पहले तुम जाओगे। नियति का भी नियम, पहले जो आया वही पहले जाएगा। सर हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, ये सब ज्ञानबाजी नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। अभी 1 सेकंड का ब्रेक करना, मैं भी पानी पीता हूँ, आप भी पानी पी।
यस बच्चों, मैं वापस आ गया। 1 मिनट का ब्रेक था अपना, 1 मिनट का भी नहीं था सर। चलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड था। जैसे मान लो हमने 1 अप्रैल को 5 क्वांटिटी, हमारा इस बार चॉकलेट का ही बिजनेस है। चलो सर, आज हम चॉकलेट का ही बिजनेस करते हैं। 5 क्वांटिटी था हमारा, 1 अप्रैल को 5 क्वांटिटी था, 2021 2026। चलो, अब हमने क्या किया, अब हमने 5 अप्रैल को और 25 क्वांटिटी परचेज किया। सर ये हमारा 15 रुपया का था और हमने 25 क्वांटिटी परचेज किया। सर हमारे ये 20 रुपये का था। अब हम 8 अप्रैल को 2026 को 6 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 6 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करेंगे, 6 क्वांटिटी जब भी सेल करेंगे तो 5 क्वांटिटी पहले हम स्टार्टिंग का लेंगे। तो 5 क्वांटिटी एट 15 का खर्चा में हम ये खर्चा निकाल रहे कि हमारा खर्चा कितना हुआ वो सेल करने में। हमें 6 क्वांटिटी मान लो हमने सेल किया 15,000 में, तो इसका सर खर्चा क्या था, हमें पता कैसे चलेगा सर इसका खर्चा क्या था। 15,000 नहीं रहे, हमने सेल किया 200 रुपये में। चलो, हमने सेल किया 200 रुपये, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका खर्चा कितना था सर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करेंगे। तो हमारा 5 क्वांटिटी का 15 रुपया था, तो पहले हम इसको सेल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक और क्वांटिटी लेंगे, उसको हमने सर 20 रुपये में खरीदा था, तो हमारा ये खर्चा हो गया। तो कितना हो गया हमारा खर्चा, 75। 15 इंटू 5 कितना था, 75 प्लस 20 कितना हुआ, 95 रुपीज का हमारा खर्चा हुआ। हमने सेल किया 200 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 105। अब हमने कैसे निकाला ये सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करके। क्या हुआ सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, सर हमने पहले जो क्वांटिटी परचेज किया था, ये पहले हमारे पास जो पड़ा था, पहले हमने इसको बेचा। हमने ये माना कि पहले हमने इसको बेचा, फिर हमने दूसरा क्वांटिटी जो परचेज किया था हमने इसको बेचा, तब हमने प्राइस निकाला कि हमारा खर्चा कितना हुआ। अब जैसे मान लो हम 1 अप्रैल 2026 को 10 क्वांटिटी खरीदते हैं एट द रेट 100 रुपया, ठीक है। फिर हम 2 अप्रैल 2026 को और 5 क्वांटिटी खरीदते हैं एट द रेट 90 रुपया। फिर हम 5 अप्रैल 2026 को और 10 क्वांटिटी खरीदते हैं एट द रेट 110 रुपया। और हमने सेल किया 8 अप्रैल को 2026 को 20 क्वांटिटी एट द रेट कितना 105 में। चलो 105 में, तो सर हमारा सेल प्राइस तो कितना हो गया, 20 इंटू 105 कितना होता है, 20 इंटू 105 कितना होता है, 2100 रुपये। सर हमारा सेल प्राइस तो ये हो गया, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, सर हमारा खर्चा क्या है। खर्चा सर पता होना क्यों जरूरी है, तो हमें प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, सर हमने कमाया कितना वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हमने 10 क्वांटिटी बेचा, एट द रेट 100 रुपये में खरीदे थे हम, तो सर ये हमारा 1000 रुपये इसका खर्चा हो गया। सर फिर हमने क्या किया, 5 क्वांटिटी जो हम खरीदे थे 90 रुपये में, वो भी हमने सेल कर दिया। तो सर इसका खर्चा कितना हो गया, 95 था 450, इसका खर्चा सर 450 हो गया। सर और 5 क्वांटिटी क्या था, वो हमने 110 रुपये में खरीदा था, वो वाला बेचा, इसका 550। सब मिला के कितना हो गया, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमने 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस खर्चा, तो हमारा सेल प्रॉफिट कितना हो गया सर 100 रुपया। समझा अभी सर, हमने सेल किया 2100, यह मैं समझा। सर हमें कॉस्ट क्या लगा, उसका खर्चा कितना था सर, वो कैसे पता करेंगे। तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करेंगे। जो पहले हमने क्वांटिटी खरीदा वही हमने पहले बेचा, जो पहले क्वांटिटी खरीदा वही हमने बेचा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए
देखो, assume that goods purchased produced first are sold consumed first. So closing stock inventory consists of most recently purchased item. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो इजी है यार, फिर भी आओ कर लेते हैं। A manufacturer has following records of purchase of consider। तो क्या हुआ, दिसंबर 4 को हमारे पास 9 यूनिट्स था @50। ये दिसंबर 4 को था 900 यूनिट्स। तो कितना हुआ हमारा खर्चा, 45,000 का ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 10 को हमारे पास 400 यूनिट्स था @55। हमने सेल कब किया, हाँ ठीक है, सेल हमने किया 28 दिसंबर को। नहीं, हमने 18 दिसंबर को सेल किया। तो हमने क्या हुआ, 10 दिसंबर को हमने फिर परचेस किया 55 रुपीज में 400 क्वांटिटी। तो ये खर्चा कितना हुआ, 22,000। और दिसंबर कितना था फिर, 11 को 300 यूनिट, वो भी @55 ही। तो ये हमारा हो गया 16,500। इसके बाद दिसंबर 19 से, उससे पहले हमने देखो दिसंबर 18 तक हमने 2600 यूनिट्स, अच्छा 1600 यूनिट, इसको बोल दो 1600 यूनिट हमने इशू किया। दिसंबर 18 तक हमने कितना 1600 यूनिट इशू किया। तो कितना कितना रुपया का इशू किया होगा हमने, 1600 यूनिट इशू किया तो 19,900 प्लस 400 प्लस 300, हमने सारा ही इशू कर दिया। 900 400 300 ये सारा हमने इशू कर दिया। तो हमारे पास खत्म हो गया ये। दिसंबर 18 तक हमने क्या किया, 1600 यूनिट हमने इशू कर दिया। तो ये हमारे पास खत्म हो गया, सारा स्टॉक खत्म, सारा स्टॉक खत्म। अब हमें बोला है वैल्यूएशन करने, तो हम दिसंबर 19 को 200 यूनिट @60 और 28 दिसंबर को 800 यूनिट @47, इतना का ही हमारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा। 200 इंटू 60 12,000 और 800 इंटू 47 37,600 49,600। देखो वैल्यूएशन में 49,600, समझा सर? क्या किए इसमें वो तो बताओ। हमने क्या किया, हमने दिसंबर 10 को कुछ खरीदा, 11 को कुछ खरीदा, 15 को कुछ खरीदा, जितना भी स्टॉक था ना उतना हमने सबने इशू कर दिया। तो सर हमें अभी बस कोई स्टॉक नहीं पड़ा है। फिर हमने क्या किया सर, 19 दिसंबर को हमने एक नया स्टॉक खरीदा, 28 दिसंबर को हमने एक नया स्टॉक खरीदा। तो सर हमें 28 दिसंबर के पास हमें 2 ही स्टॉक पड़ा है, जो हमने 19 को खरीदा, जो हमने 28 को खरीदा। तो वो दोनों का प्राइस हमने वैल्यूएशन किया, वो दोनों का प्राइस को हमने वैल्यूएशन किया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पहला स्टॉक आया पहले वही इशू होगा, बस यही फंड है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका एएस में परमिटेड नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, AS2, इसके हिसाब से अलाउड नहीं, लेकिन हमारा सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम पढ़ेंगे। एएस के हिसाब से अलाउड नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, सर बार बार आप उठ जाते हो, मेरा पीठ में पेन हो रहा है इसलिए मैं उठा। चलो आओ, ये हो गया अपना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपने पढ़ लिया। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये क्या फंडा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या फंडा है? बहुत इजी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझा तो बहुत इजी है। अरे क्या हो रहा है,
लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होगा ना, इसमें मान लो 1 अप्रैल 1 को 80 क्वांटिटी था, 80 क्वांटिटी। अप्रैल 3 को ये मान लो 100 रुपये था @100। अप्रैल 3 को 100 क्वांटिटी था @120। अब हमने अप्रैल 5 को सेल किया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले लास्ट इन हुआ, 100 क्वांटिटी इन हुआ, तो उसको हम पहले भेजेंगे 100 क्वांटिटी को @120 पहले हम सेल करेंगे। उसके बाद हम इसको छेड़ेंगे, क्या हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया वही पहले जाएगा। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलता है कि जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया भाई वो पहले जाएगा। बस इतना ही फंडा है। अब एक मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे ना, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले पूरा क्लियर करेंगे अपने। सेम पहले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, सेम क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं। देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। अब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो क्या हुआ, यहीं पे कर लेते, चलो आओ। आपको नहीं मिटाना था कॉपी में, मैं बस मिटा रहा था। तो क्या हुआ, अब हमारे पास दिसंबर 4 को 900 यूनिट्स था @50। दिसंबर 5 को 10 को 400 यूनिट था @55। और दिसंबर 19 को 200 यूनिट था @60। सॉरी दिसंबर 11 अपना छूट गया, 300 यूनिट था @55। अब क्या हुआ, दिसंबर 18 को हमने 1600 यूनिट बेच दिया, सारा ये जितना भी यूनिट था हमने बेच दिया, ठीक है। तो सेल, तब हमारे पास कोई यूनिट बचा क्या, नहीं। अब दिसंबर 19 आया, अब इस दिन हमने कितना परचेज किया, 200 यूनिट @60 और 800 यूनिट @47। अब हम लास्ट इन लीफ फर्स्ट आउट ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 800 यूनिट को @47 वैल्यू करेंगे और उसके बाद 200 यूनिट @60 को वैल्यू करेंगे। आपका आंसर उतना ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 49,600 ही आएगा। हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट में आंसर सेम नहीं आता, ये बस इत्तेफाक है, हमेशा सेम नहीं आएगा, ये बस इत्तेफाक था, हमेशा सेम नहीं आने वाला। सर कैसे, जैसे मान लो हमने अप्रैल 1 को 400 यूनिट @500 परचेज की, तो कितना हुआ ये, 2 लाख रुपया। फिर हमने 600 यूनिट @400 परचेज किया, तो कितना हुआ, 6 4 24,000। तो ये भी शायद 20,000 होता होगा, ये बस चेक करना। 400 × 500 नहीं, 2 लाख होता है, 2 लाख। और ये 2,40,000 है, ये 2,40,000। अब क्या हुआ सर, ये अप्रैल 3 को और अप्रैल 5 को हमने 500 यूनिट सेल किया, सोल्ड, ठीक है। मान लो @60 @550 तो कितना में सेल किया, 500 × 550, इतना में हमने सेल किया। यहाँ पे हमारा स्टॉक कितना था, 1000। अब बचा कितना है, 500 हमने सेल कर दिया, तो बचा कितना है, 500। सर इसका वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना सर, 500 यूनिट।
सर 500 यूनिट का वैल्यू कितना है सर? तो फीफो मेथड हम मान लो फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो पहले जो आया वो पहले गया, तो ये 400 यूनिट सर पहले गया, फिर 100 यूनिट यहाँ से गया सर, 100 यूनिट यहाँ से गया, तो 500 यूनिट कितना का बचा है? 400 रुपये का, @400 कितना हुआ? 2 लाख। सर फीफो बोलता है कि 2 लाख वैल्यूएशन है। अब लीफो देखो, लीफो में क्या होगा? लीफो में पहले कौन गया? जो 3 अप्रैल को आया, जो लास्ट में आया वो पहले गया, तो जो 3 अप्रैल को आया वो पहले गया, तो 500 यूनिट यहाँ से चला गया, तो यहाँ से 100 यूनिट बचेगा, 100 400 कितना हुआ? 40,000। और 400 यूनिट कितना? 500, 2 लाख। तो हमारा लीफो कितना बोलता है वैल्यूएशन? 2,40,000। फीफो बोला 2 लाख, लीफो बोला 2,40,000। तो फीफो क्या होता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। लीफो क्या बोलता है? जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। भाई फीफो बोलता है जो पहले आया वो पहले जाओ, लीफो बोलता है जो लास्ट में आया वो पहले जाओ भाई, ठीक है। तो सर ये दोनों को बैलेंस कराने के लिए आते हैं वेटेड एवरेज, ये दोनों को बैलेंस कराने के लिए आते हैं एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज बहुत सिंपल है, सिंपल एवरेज बहुत सिंपल है भाई। सिंपल एवरेज में क्या है सर? जितना भी प्राइस दे रहा है, देखो 50, 55, 55, 60, 47, 5 प्राइस दे रखा है, तो 50 + 55 + 55 + 60 + 47, ये सब को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, सर जो प्राइस आया एवरेज प्राइस बोलते हैं इसको, 50 + 55 + 55 + 60 + 47 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया अपना 53.4। तो ये अपना कॉस्ट प्राइस रहेगा। सर क्या 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 क्या? जैसे सिंपल एवरेज बोलता है जितना भी प्राइसेस हमारे पास है, जैसे मान लो 5 प्राइस है तो डिवाइड बाय 5, 4 प्राइस होगा तो डिवाइड बाय 4, जो आया वही सर अपना कॉस्ट प्राइस है, उसी को अपने कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, एवरेज प्राइस। ये हो गया अपना एवरेज प्राइस, जो सर एवरेज प्राइस है वही अपना कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। सिंपल एवरेज ये बोलता है। अब वेटेड एवरेज क्या बोलता है सर? वेटेड एवरेज कुछ अलग ही बोलता है, वेटेड एवरेज कुछ अलग ही बोलता है। वेटेड एवरेज बोलता है और वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जैसे सर बताओ, जैसे जैसे कैसे ऐसे, देखो वेटेड एवरेज क्या बोलता है? फॉर्मेट पहले बनाओ, वेटेड एवरेज का थोड़ा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। डेट, रिसीट क्वांटिटी, ठीक है, रिसीट वैल्यू, फिर इश्यू क्वांटिटी, इश्यू वैल्यू, फिर वेटेड, फिर सॉरी बैलेंस क्वांटिटी और बैलेंस वैल्यू। अब उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अपना दिसंबर कितना था? चलो सिंपल क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो सर अप्रैल 1 को 800 क्वांटिटी हमने परचेज किया, 80 क्वांटिटी, फिर मान लो यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 7 को अपने परचेज किया और 50 क्वांटिटी, चलो नहीं भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 80 क्वांटिटी अपने परचेज किया @100, तो कितना हुआ सर इसका वैल्यू? 8,000। फिर हमने क्या किया? 3 अप्रैल को हमने यहाँ पे इश्यू क्वांटिटी नहीं है, बैलेंस क्वांटिटी कितना हुआ? 80 और वैल्यू कितना हो गया? 8,000, ठीक है। अब क्या हुआ? 100 क्वांटिटी हम परचेज किए 120 रुपये में, तो कितना हुआ? 100 × 120 कितना होता है? 12,000। तो ये ठीक है सर, ये समझा। अब क्या हुआ? बैलेंस क्वांटिटी हमारे पास कितना बचा? 180 रुपया, 180 क्वांटिटी। अब 180 क्वांटिटी का वैल्यू कितना था? ये दोनों को जोड़ दो, 12,000 + 8,000, 12,000 + 8,000, तो ये 20,000 हो गया। 20,000 डिवाइडेड बाय 180 अपने करेंगे, तो ये आता अपना 111.1, ठीक है। तो ये अपना 20,000 हो जाएगा, ये अपना 20,000 हो जाएगा, ठीक है। रेट लिखता है क्वेश्चन में? हाँ, रेट भी लिखना पड़ेगा, दो एक चीज छूटा था, ये रेट भी लिखना पड़ेगा। तो ये रेट अपना कितना हुआ? 100, ये रेट आएगा अपना 111.11। सर ये रेट कैसे आया सर? देखो सिंपल समझो, अपना 180 क्वांटिटी का प्राइस है 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 111.11 आएगा।
जैसे इधर समझो, 80 क्वांटिटी का प्राइस है 8,000, ठीक है। 180 क्वांटिटी का प्राइस है 20,000। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो कितना आएगा? 111.1। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 80 क्वांटिटी का रेट है 100, ठीक है। इसका प्राइस है 8,000, तो 180 क्वांटिटी का प्राइस है 20,000। तो ये क्या है? ये क्या? तो अपने क्या करेंगे, इसके साथ इसको इंटू कर देंगे, इसके साथ इसको इंटू कर देंगे तो भी आ जाएगा। समझा? बस भाई डिवाइड करो ना, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। 20,000 डिवाइडेड है 180 करो, आपका आ जाएगा। दूसरा मेथड से कैसे समझाऊं मैं, देखो सोचने दो। 180 का 20,000 है प्राइस, 180 का 20,000 है सर। तो एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है सर? एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 1 करेंगे। 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 180, आपका 111.11 ही आना है। समझा? ठीक है। तो वेटेड एवरेज क्या बोलते हैं सर? वेटेड एवरेज बोलते हैं एवरेज प्राइस निकालो, एवरेज प्राइस निकालो, ठीक है। अब हम सेल किए 100 क्वांटिटी, हमने सेल किया 100 क्वांटिटी। यहाँ पे हम हमेशा कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। इन्वेंट्री में हमेशा रखना, याद रखना, सेल हमने जितना भी किया हम हमेशा लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो हमने सेल किया 100 क्वांटिटी, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 111.11। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 111.1, क्योंकि वेटेड एवरेज बोलता है कि एवरेज प्राइस लो। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 111.11, तो हमारा कॉस्ट आ गया 11,011। अब बचा हुआ कितना? 80 क्वांटिटी। 80 क्वांटिटी अपना कितना में मेजर होगा? 111.11 में ही मेजर होगा। तो इस बार आएगा 8888.8। इस बार ये नहीं आएगा, इस बार 8,000 नहीं आएगा। 80 क्वांटिटी का इस बार रेट हो जाएगा 888.8। क्यों? क्योंकि अब हमारा कॉस्ट प्राइस है, रेट है 111.11। समझा? एक क्वेश्चन अभी अच्छा सा कराऊंगा ना धमाकेदार, तो ज्यादा समझेगा। आओ धमाकेदार क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। यही वाला करा दूं क्या? नहीं, नीचे में आओ। हाँ वही वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही वही था, वही था। चलो यहाँ पे सफा हो गया, जगह हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट। हमारे एक स्पेयर पार्ट का बिजनेस है जिसका ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, नील। नील मतलब कुछ भी नहीं है, खाली। परचेज कितना है? 100 यूनिट एट द रेट 30 रुपया, ठीक है। परचेज एट द रेट 100 यूनिट 30 रुपया। कब परचेज हुआ? 1 तारीख को। इसके बाद क्या हुआ? 15 तारीख को हमने इशू किया। फिर हम 1 तारीख 1 फरवरी को फिर हमने कुछ परचेज किया। फिर ऐसे चलो एक एक करके सीक्वेंस में जाते हैं। और किससे बनाना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग फीफो मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग फीफो मेथड। और वेटेड एवरेज नीचे में। चलो दोनों अपने कर लेंगे। फीफो मेथड में भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, फीफो, ठीक है। फॉर्मेट सेम ही रहेगा। डेट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। आप एग्जाम में ऐसे बनाना, रिसीट ऊपर में लिखना, ठीक है। डेट भी ऊपर में लिखना।
चलो इसी तरह मैं बना देता हूँ, ठीक है। रिसीट, फिर अपना यहाँ पे एक और लाइन आएगा, देखो रिसीट हो गया। फिर यहाँ पे अपना आएगा इशू, इसको भी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगा अपना बैलेंस, इसमें भी क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। यहाँ पे भी लाइन तानो, एकदम ध्यान देकर पढ़ना है। अब बाबू फोन क्यों चला रहा है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फॉर्मेट बनाऊंगा तो फोन चलाएगा, फॉर्मेट कौन बना कर देगा। चलो ओपनिंग इन्वेंटरी अपना 0 था, अपने 1 तारीख को परचेस किया है 100 यूनिट, अपने फीफो मेथड फॉलो करें, ठीक है, इसको भूलना नहीं। 1 तारीख को अपना 1/2022 को अपने क्या किया, रिसीट, परचेज मतलब ही रिसीट, परचेज मतलब रिसीट, 100 क्वांटिटी, क्वांटिटी 100 है, रेट 30 है, तो कितना हुआ 3000। फिर हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन को खाली पढ़ना है। 15 तारीख हमने इशू कर दिया, 15 तारीख को 15/1/2022 को हमने कितना इशू किया, 50 क्वांटिटी। तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैलेंस कितना होगा 100, 30, 3000। अब क्या हुआ, 15 तारीख आ गया जहां हमने 50 इशू किया, इशू में लिखो, रिसीट में नहीं, इशू में लिखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 50 क्वांटिटी। रेट कितना होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी का रेट लेना है, हमेशा बैलेंस क्वांटिटी का रेट लेना है। फीफो मेथड में जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो 30 का यहाँ 15,000। अब हमारे पास कितना क्वांटिटी हमने इशू कर दिया, 100 क्वांटिटी था, उसमें से हमने 50 इशू कर दिया, तो कितना बचा 50, इसमें 30 लिखो, इसमें 15,000, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 तारीख हमने फिर परचेज किया, 1/2022 को हमने फिर परचेज किया 200 क्वांटिटी एट द रेट 40, ये हो गया 8000। इशू कुछ किया नहीं। अब हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, यहां तक अंडरलाइन कर दो ऐसे। अब हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट का कितना क्वांटिटी था 50, उसका 30 रुपया था, 15,000, ठीक है। अब नया कितना क्वांटिटी आ गया 240 के हिसाब से 8000, ठीक है। अच्छा ये 1500 होगा, वही मैं बोला कुछ तो था मिसिंग, ये 1500 है, ये 1500 है, समझा। अब क्या हुआ, फिर हमने इशू किया 15 तारीख 2022 को हमने इशू किया 100 यूनिट, तो इशू में लिखो बस। इसका प्राइस दिया रहेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों सर, क्योंकि इशू तो हमें यहाँ से निकालना। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमने 100 यूनिट इशू किया, तो पहले हम कौन सा इशू करेंगे, फर्स्ट वाला 50, 30 के हिसाब से 1500, फिर हम इशू करेंगे 50 और, क्यों सर हमने टोटल 100 क्वांटिटी इशू किया था, हम किसके हिसाब से इशू करेंगे 40, 15 5 4 जा 20, 2000 यहाँ पे लिखना है बस। अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा 150, इसको अंडरलाइन कर दो। और कितना स्टॉक बचा 150, 150 इंटू 40, 6000 रुपये, समझा। अब फिर क्या आ गया, फिर पढ़ो, फिर हमने 20 तारीख को और 100 इशू किया, और 100 हमने इशू किया, इशू में लिखो बस, इसको माइनस करो, इशू में लिखो 100। अब 100 कितना से हम 150 हमें पड़ा है, 150 हमारे पास पड़ा है, हमने 100 इशू किया, तो 100 लिख दो, 100 का 40 रुपया 4000। अब हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 50, 40, 2000, बस हो गया, यही क्लोजिंग स्टॉक था। देखो 50 इंटू 40 2000, बस इतना ही लिखना था, बस खत्म। अब पढ़ो वेटेड एवरेज, अब पढ़ो वेटेड एवरेज।
सेम क्वेश्चन को वेटेड एवरेज के हिसाब से करना है। तो चलो लीफो मेथड देखो, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं क्योंकि हम AS2 पढ़ रहे हैं, इसलिए हम खाली फीफो और वेटेड एवरेज में फोकस करेंगे। रिसीप्ट, डेट, इशू, फिर अपना आ गया बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इधर में इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डेट कितना था, पहला डेट, पहला अपना 1 तारीख को, 1 तारीख को अपने परचेज किया 100 यूनिट। आ जाओ, 100 यूनिट परचेज किया, 30 में 3000। अभी तक कोई चेंजेस फीफो और लीफो में, फीफो और वेटेड एवरेज में? नो सर, 3000। अब क्या हुआ, जो हमने परचेज किया, सॉरी हम हमने इशू किया 15 तारीख को, अब हमने इशू किया 15 तारीख को 50 यूनिट, 50 यूनिट हमने इशू किया। तो इशू में लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कितना में, 30 रुपए में। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास 100 का क्वांटिटी पड़ा था, 30 रुपए वाला ही पड़ा था, तो हम क्या करेंगे 1500 में इशू कर देंगे। अब यहाँ पे 50, 30, 1500। अभी तक कोई डिफरेंस फीफो और वेटेड एवरेज में? नहीं सर। अब आगे पढ़। अब क्या हुआ, हमने 200 यूनिट और परचेज किया 40 रुपए। तो सर करो परचेज, 1 तारीख को हमने 200 यूनिट और परचेज किया 40 रुपए। सर ये कितना हो गया, 8000। अब देखो, अब आएगा डिफरेंस। अब हमारे पास क्वांटिटी कितना हो गया, क्वांटिटी हमारे पास कितना हो गया, 250 क्वांटिटी लिखो। कैसे सर, ये 50 और ये 200, 250 क्वांटिटी, और 8000 प्लस 1500 कितना होता है सर, 9500। तो हमारे पास बैलेंस कितना हो गया, 9500। अब वेटेड एवरेज में क्या होगा, 9500 डिवाइडेड बाय 250 लिखो, 38। बस एक ही रेट चलेगा। फीफो में कैसे था, देखो फीफो में 2 रेट चला था, एक 50 का 30 रुपया वाला, एक 200 का 40 वाला। अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हुआ 250 इधर में और इधर में 9500, और 9500 डिवाइड बाय 250 करेंगे, जो रेट आया 38 वही अब रेटेड होगा, अब रेट होगा। वेटेड एवरेज में दोनों का एवरेज रेट रहता है, एवरेज रेट। ठीक है, समझा। अब क्या किया हमने, 15 तारीख को हमने 100 क्वांटिटी हमने इशू किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 100 क्वांटिटी हमने इशू किया। अब देखो एक ही रेट है 38, तो 38 लेंगे बस, 3800। ये देखो कितना सिंपल है, ये उल्टा ज्यादा सिंपल है। 150 38 कितना होता है, 150 38 5700, बस लिख लो। अब क्या हुआ, फिर हमने इशू किया और 100 क्वांटिटी 3800। अब हमारे पास कितना बचा, 50 क्वांटिटी इंटू 38, 50 इंटू 38 कितना होता है, 1900। देखो आपका आंसर 1900 ही रहने वाला है। देखो 1900, समझा, इतना सिंपल है। बस आज के लिए इतना ही। वापिस एक बार ये लेक्चर जाके देखो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। एक बार वापस देखो तो सही है, एक बार समझो खुद से भी, फिर हम आगे करेंगे। और एक चीज याद रखना, आज का दिन सैटरडे था, कल संडे कितना, 28 जून को हमारा रिवीजन लेने वाला है। रिवीजन रहने वाला है किसका, मैंने आपको BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉमिस किया था, वो एक करेंगे। दूसरा हम रिवीजन करेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी बुक्स का। क्या क्या रिवीजन रहने वाला है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, और BRS एंड रेक्टिफिकेशन एरर का भी रिवीजन रहने वाला है। इन्वेंट्री हम कब से कंटिन्यू करेंगे वापस, 29 जून। अभी इन्वेंट्री में क्या क्या बचा है, एक सर फिजिकल वेरिएशन बचा है, और फीफो और वेटेड एवरेज का मैं 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाकर अपने क्लैरिटी आएगी। बस इतना ही बचा है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह मन लगा के पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। याद रखना, हर एक लेक्चर आपको
आपका सक्सेस के पास ले जाके जा रहा है। एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इसी तरह कंसिस्टेंट लेक्चर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखो, मैं मानता हूँ आप बहुत सारी चीज़ में बिजी रहोगे, सर डेली क्लास नहीं कर पा रहे, सर कर रहे तो सर याद नहीं हो पा रहा, सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए मैं आपको संडे को नया क्लासेस नहीं ले रहा, रिवीजन करवा रहा हूँ। बस आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अनूप इंस्टीट्यूट जिस तरह से पढ़ा रहा है, जो टेस्ट सीरीज अनूप इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है उसको आपको फॉलो। सर टेस्ट सीरीज कौन सा? टेस्ट सीरीज हमारा परचेज रहता है, बस आपको परचेज करना, लेकिन प्राइस बहुत नॉमिनल है, 1500 रुपया में आपको फाउंडेशन का चारों सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो और इसी तरह प्रैक्टिस होगा आपका। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करो।